हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी कंप्लीट साइकोलॉजीज़ या सीडीपी सीरीज़ में कहूँ उसकी बात करूँ, क्योंकि हमने पूरा ऑलमोस्ट पूरा जो सीडीपी का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एस्टेट वो हम पूरा कवर कर रहे हैं धीरे-धीरे करके। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एस्टेट, सीटेट, DSSB एग्ज़ाम्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट, एस्टेट बहुत ही पास है, आने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं, तो साइकोलॉजी उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा सीडीपी का जो पोर्शन है वो पूरा 30 मार्क्स का पोर्शन है, तो ये 30 मार्क्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो हम उस तरीके से प्रिपरेशन करें कि 30 में से आउट ऑफ 30 हमारे 29-30 मार्क्स जो है वो बन जाएँ। तो साथ-साथ हमें प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम सीडीपी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम टोटली जो हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऑलमोस्ट इंक्लूडेड है, जो कि एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पहले आ चुके हैं, और साथ ही कुछ कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी यहाँ पर मैंने ऐड करने की कोशिश की है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर पूरा जो सीडीपी का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर पाएँ, ताकि आप लोगों की साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमें 30 मार्क्स जो है हमारे माइंड में लेकर चलना है कि आउट ऑफ 30 हमारे 29-30 मार्क्स, इसमें से कोई क्वेश्चंस जो है हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और ये क्लास जो है डेली डालने की मैं कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू चलती रहे, और आपको किसी और बुक से जो है ज़्यादा प्रेफर करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बुक्स को फॉलो करते हुए ही इसको बनाने की कोशिश की है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो कवर हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। आज जो हम बात करने वाले हैं ये सीडीपी से मिक्स जो क्वेश्चंस हैं, जो कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो वो चीज़ हम आज देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका भाग है? अवधारणाओं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो ये मुख्य रूप से किसका भाग है? बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, अवधारणाओं का विकास हो रहा है। तो इसके अंदर हम बात करें बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट हो रही है, तो कहीं न कहीं हमारा माइंड वर्क कर रहा है, ये हमारी जो कॉग्निटिव डोमेन है, हमारा जो ज्ञानात्मक पक्ष है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बौद्धिक विकास, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस का आंसर भी साथ दिया है, ताकि आप लोग इन फ्यूचर जब स्क्रीनशॉट्स लो इसके या अपना प्रिपरेशन करो कभी भी, तो आपको ये इसका आंसर जो है वो साथ के साथ पता होना चाहिए कि इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास, जैसा कि हमें पता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। विकास जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो जीवन पर्यंत चलने वाला होता है। तो ये हमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कवर किए थे, तो उसी में से ही कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, इसमें से अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि जो निरंतर चलती रहे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। तो हम बात करें, यहाँ पर व्यवहार की बात की गई है, तो इसमें सीखने के नियम में से किस सिद्धांत से ये संबंधित है? तो हमने बात की थी, बहुत सारे तरीके के सिद्धांत होते हैं, जिसमें हमने बात की थी डेवलपमेंटल थ्योरीज होती हैं, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज होती है, प्रोडक्टिव थ्योरीज होती है, कॉग्निटिव थ्योरीज होती हैं। तो जहाँ पर बिहेवियर की बात की जा रही है कि बिहेवियर का
हम कहीं अवलोकन हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है व्यवहार का, तो वहाँ पर जो ये सिद्धांत है वो व्यवहारवादी पक्ष से संबंधित होगा। नेक्स्ट है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, किंतु यह एक किस नमूने को अनुगमन करती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न तो होती है, लेकिन क्या है, एक सीक्वेंस में चल रही है, क्रमबद्ध तरीके से चल रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को निम्नलिखित में से किसके रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, बहुभाषिकता जो है वो शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ये चुनौती जो है यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड का काम करिए, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। हमें जहाँ तक हो सके पॉजिटिव चीज़ निकालने की कोशिश करनी है, कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है, वहीं पर हमारा कहीं ना कहीं आंसर छिपा होता है। तो शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, तो यहाँ पर जटिल है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है हमारा, तो ये ऑप्शन भी हमारा कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव वर्ड हमें मिल गया, बाधा नहीं हो सकता कभी भी बहुभाषिकता, ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाए, एक तरीके का संसाधन के रूप में कार्य करता है विद्यालय जीवन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जब पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था सिफेलोकूडल और प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, निकट से दूर का क्रम, तो ये किस क्रिया का अंग है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है उनका पार्ट है, तो डेवलपमेंट हम बात करें विकास, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण निम्न में से कब होता है? मतलब कि कौन सा ऐसा पीरियड है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कौन सा ऐसा पीरियड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा समाजीकरण मतलब अच्छे तरीके से बच्चे का समाजीकरण हो पाता है? तो व्यक्ति के पूरे जीवन में तो होता ही है, लेकिन वो भी व्यक्ति का पूरा जीवन भी हमने बहुत सारे स्टेजेस में बांटा हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। तो प्रौढ़ावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, तो बच्चे का समाजीकरण की बात करें, जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो बच्चा सबसे ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में कब होता है? जब वो अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है, जब वो समाज में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस, कैसे हमें इस समाज में रहना है, किस तरीके का व्यवहार हमें करना है। तो किशोरावस्था के दौरान हम कहें, जब बच्चा अपनी आइडेंटिफिकेशन को खोज रहा होता है कि मेरी पहचान क्या है समाज में, तो तभी उसका सबसे जटिल और गहन समाजीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये ऑप्शन ये हमने पहले भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, निरंतरता का सिद्धांत जो कि निरंतर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये जो कथन दिया गया है ये कथन क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या कथन ये सही है या सही हो सकता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस की बात कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि पुरुष जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, ये जो है कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंस की बात भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है मानव जाति में विकास कब होता है? हमने अभी पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के अंत तक, या जीवन पर्यंत, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइफ लॉन्ग हमारा जो है ये चलता है। उसके बाद हम बात करें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। फिर हम बात करें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में है
क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम पढ़ते भी है जब हम बीएड की जो थ्योरी कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें भी सेकेंड ईयर में भी ये क्वेश्चन आता है। टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान का एक्शन रिसर्च के नाम से। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मतलब बेसिकली ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है ये यूज़ किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसमें क्या है, विद्यालय नवीन विज्ञान की खोज या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये जब ज़्यादा तक जो टीचर है वो एक्शन रिसर्च का प्रयोग जो है अपनी कक्षात्मक जो क्रियाएं हैं, जो शैक्षिक क्रिया है, उसको सुधार करने के लिए एक्शन रिसर्च का जो है प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत जो है वो गलत है? तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो विकास की गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, या कोई व्यक्ति बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है, ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो सकता है, कोई थोड़ा लेट होता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। फिर है, विकास संयोगों का परिणाम है। तो फिर है, यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, और यह पूर्व कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, संयोगों का परिणाम है, ये सिद्धांत जो है वो गलत है। फिर है, रक्षा तंत्र किससे निपटने में बहुत सहायता करता है? रक्षा तंत्र यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का जो व्यक्ति है वो किस लिए यूज़ करता है? हिंसा से निपटने के लिए, दबाव से निपटने के लिए, थकान से निपटने के लिए, अजनबियों से निपटने के लिए। ये डिफेंस मैकेनिज्म का हमने टॉपिक भी पढ़ा है अभी, जब हमने बात की थी इसके अंदर कितने तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, रेशनलाइजेशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, 9 तरीके के टोटल जो है हमने बात की थी डिफेंस मैकेनिज्म की। तो उसमें भी हमने देखा था कि रक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किस लिए किया जाता है, किस लिए ये हेल्पफुल है? जब व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ के दबाव में होता है, तो वहाँ पर इसका डिफेंस मैकेनिज्म यानी बचने की कोशिश वहाँ पर की जाती है। कौन कौन से तरीके होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दबाव से निपटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? कब उसके अंदर जेलसी की भावना आ जाती है? जब बच्चा 6 माह की आयु में होता है, या 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, या 24 माह की आयु में। जब हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस को बहुत ब्रीफ में भी किया था, सबसे पहली जो क्लास थी हमारी वो इसी पर हमने चर्चा की थी कि एक बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे जब वो कौन से स्टेज में है तो उसके अंदर कौन कौन सी इमोशंस डेवलप हो रही हैं। तो हमने उसमें भी बात की थी कि जब बच्चा लगभग 1 साल का होता है, तो उसके अंदर जो है वो जेलसी की भावनाएं यानी कि उसके इमोशंस जो है वो यहाँ पर डेवलप होने लग जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखा गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग निम्न में से किसके समान अर्थ में किया है? अभिसारी चिंतन की बात यहाँ पर की गई है। अभिसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की गई है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन से हम क्या समझते हैं कि एक एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालना, कि मतलब जो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो मतलब एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें खोजने की कोशिश करता है, बहुत सारे हाथ पैर मारता है, बहुत सारे दिशाओं में अलग अलग प्रयास करके किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है, तो उसके बाद बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है वो निकल कर सामने आते हैं एक ही प्रॉब्लम के। जबकि जब बच्चा इंटेलिजेंस की बात करें तो वहाँ पर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, हम सारे चिंतन की बात करते हैं। तो अभी सारे चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के लिए। फिर आता है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु कौन सी होती है? कब बच्चे का जब डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो कौन सी डेवलपमेंट स्टेज को हम जो है प्ले एज या टो एज के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चा खिलौनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, खेलता है उनसे,
तो वो पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु है उसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं स्टेट में। फिर आता है अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि यानी कि बच्चे की लर्निंग पावर को किस तरीके से एनहेंस किया जा सकता है, किस तरीके से हम बच्चे को लर्निंग करने के लिए, याद करने के लिए, अधिगम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो विदेशों में भेजकर हम बच्चे की अधिगम में वृद्धि कर सकते हैं, विटामिन देकर या प्रोत्साहन देकर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है, प्रोत्साहन देकर बच्चे को मोटिवेट करके किसी न किसी चीज़ के बारे में उसे रीइंफोर्समेंट देकर, तो उसे बच्चे को पढ़ने के लिए जो है मोटिवेट किया जा सकता है, उसके लर्निंग पावर में इंक्रीज किया जा सकता है। फिर है बालकों के कुसमायोजित होने का मुख्य कारण क्या है। जब बच्चा कुसमायोजित यानी कि बच्चा जब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। आनुवंशिक कारण भी हो सकता है हेरिडिटरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा हो। शारीरिक कारण भी हो सकता है कि बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं रहती, उसको कुछ ना कुछ जो है हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो उससे भी बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता। और स्वभावगत व संवेगात्मक कारण भी हो सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर थोड़ा जो है वो सही नहीं है, या फिर उसका जो है इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं है। तो वो भी जो है एक मुख्य कारण इसमें हो सकता है। तो सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, एक बालक जो व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है तो वह कैसा बालक कहलाता है। जब बच्चा व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो गया, तो इसका मतलब क्या है। बच्चा जब हम इसमें एक टर्म हम पढ़ते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि बाल अपराध, यानी कि जब बच्चा समाज के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा, जब बच्चा समाज के जो रूल्स है रेगुलेशंस है उनको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो बच्चा चाइल्ड डेलिक्वेंट है, वो बाल अपराधी है। तो जो है अपराधी बालक कहलाएगा, डेलिक्वेंट चाइल्ड के नाम से उसे जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास निम्न में से किन दोनों योगदान का परिणाम है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दो टर्म्स जो है वो बहुत फेमस है, एक हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट। तो जहाँ पर भी हेरिडिटी की बात, तो इन दोनों का जो हम बात करें, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है स्टेट में कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर भी हम ये दो टर्म्स देख पा रहे होंगे, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन दोनों का योगदान का ही परिणाम होता है मानव का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो ये सीडीपी सीरीज इसलिए स्टार्ट की गई है ताकि साथ के साथ आपके कम से कम हम 20-25 क्वेश्चन डेली अगर हम निकालें, तो कोशिश करूंगी और भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर डाले जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन डेली कम से कम 20 क्वेश्चंस जो है हम डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिले हैं पहले भी, और आगे भी इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी देखे गए हैं। तो इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी आने के चांसेस हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और अपने एशेट की तैयारी को जारी रखें। आने वाले टाइम में सीटेट भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, उसके फॉर्म्स जो हैं वो भरे जा चुके हैं। एशेट का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, जैसे कि उसकी डेट भी आउट हो चुकी है 7 और 8 दिसंबर, तो जल्दी ही हमें एशेट भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सीडीपी का इन दोनों ही टेस्ट में। 30 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए, और एक एक मार्क्स हमारे लिए मायने रखता है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अच्छे से अपनी तैयारी करें ताकि हमारा ये जो टेस्ट है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए और हम भी गवर्नमेंट कैडर में जो है वो जॉब ले पाए। तो मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर हम अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम हो जाएगा, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो इसी कोट के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।